डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में आगे पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर, पहले वाले लेक्चर्स में हम लोग कूलम्ब्स लॉ को पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फोर्स कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे उसी कूलम्ब्स लॉ के बारे में कुछ और भी बातें। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ जो है वो रिलेटेड है इलेक्ट्रिक फोर्स से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स जैसा कि हम रिवाइज कर देते हैं फिर से। ठीक है, इलेक्ट्रिक का मीन्स चार्ज से होता है। इलेक्ट्रिक का मीन्स किससे होता है? चार्ज से, है ना। और चार्ज कितने टाइप का? दो टाइप का, पॉजिटिव और निगेटिव, है ना। अब फोर्स का जो सेंस होता है वो पुश और पुल, है ना। पुश को हम लोग कहते हैं रिपल्सन, और पुल को कहते हैं अट्रैक्शन। ठीक है, तो अट्रैक्शन है, रिपल्सन है। तो जब चार्ज के बीच में रिपल्सन या अट्रैक्शन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। इसके बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन बताए थे। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार जो लाइक चार्ज होता है ना, लाइक चार्ज पॉजिटिव तो पॉजिटिव, निगेटिव तो निगेटिव, तो इसमें होता है रिपल्सन। क्या होगा? रिपल्सन। अनलाइक चार्ज जो होता है, अनलाइक मतलब बीज आती है, एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव, और एक निगेटिव तो एक पॉजिटिव, तो इसके बीच होता है अट्रैक्शन। ठीक है, तो अट्रैक्शन, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का स्टेटमेंट था। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के बाद बात आई क्या कि जो फोर्स होते हैं, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, दोनों का बीच का डिस्टेंस R है, तो ये दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। तो कितना फोर्स लगेगा, है ना, मतलब वैल्यू बताना है। ठीक है, तो वैल्यू बताने के लिए यहाँ पे आता है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कोई पूछेगा कूलम्ब्स लॉ किस चीज़ को डिफाइन करता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स किसको डिफाइन करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स को डिफाइन करता है। तो आखिर ये है क्या? तो मैं इसके प्रीवियस लेक्चर्स में समझिएगा, कूलम्ब्स लॉ को अच्छे से देख लीजिएगा। आज हम बस डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कूलम्ब्स लॉ का ओवरव्यू क्या था। तो K टाइम्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, दिस इज द प्रोडक्ट Q1 एंड Q2, दोनों का चार्ज का मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे K का जो वैल्यू है वो 1/4πε0, है ना। तो इसका वैल्यू 9 × 10⁻⁹, इसका यूनिट भी निकाले थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, तो ये था, है ना। और बात आती है कि ये K किसके लिए है, तो एयर और वैक्यूम के लिए, एयर और वैक्यूम के लिए। ठीक है, लेकिन यदि मीडियम रहता है FM, तो ये K टाइम Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है, इनटू मीडियम है, तो मीडियम का परमिटिविटी क्या है, मीडियम का वैल्यू देगा, है ना। मीडियम का परमिटिविटी वैल्यू देता है क्वेश्चंस में कि ये मान लिया जाए किसी मीडियम में डाल दिया गया जिसका परमिटिविटी 4 है, तो 4 परमिटिविटी है, तो 4 से डिवाइड कर देना जो 4 से उसको, है ना। तो मैंने बताया भी था कि FM इज इक्वल टू होता है F/m, FM इज इक्वल टू F/m, मतलब एयर वाला फोर्स। ठीक है, और इसमें परमिटिविटी, ठीक है। तो परमिटिविटी जो होता है, तो परमिटिविटी जो है वो आपको बताता है मीडियम का। और यदि आपका दोनों फोर्स दिया गया है, FM भी दिया गया है और एयर भी दिया गया है, मतलब एयर का जो फोर्स है और मीडियम का फोर्स, है ना, दोनों दे दिया जाए तो ये हमारा निकलता है मीडियम का फोर्स, दोनों दे दिया जाए तो हम लोग मीडियम का फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स जो होता है इसका और मीडियम का फोर्स,
दोनों को डिवाइड करेंगे, है ना, तो वो हम लोग का मिल जाता है क्या चीज़, एयर का और मीडियम का, तो ये हमारा मिल जाता है m। ठीक है, तो m परमिटिविटी को डिफाइन करता है। क्लियर है? तो ये आप परमिटिविटी वैल्यू है, तो ये क्वेश्चंस पे रहेंगे, आप उसको निकालिएगा। ठीक है, तो आइए आज हम लोग कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं, है ना, मोर अबाउट कूलम्स लॉ। तो मोर अबाउट कूलम्स लॉ क्या है, तो सबसे पहला कूलम्स लॉ जो है वो डिफाइन करता है इलेक्ट्रिक फोर्स को। किसको डिफाइन करता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स को और किस किस नाम से जाना जाता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो या कूलम्ब फोर्स हो बराबर है। कूलम्ब फोर्स के जगह पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसको कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है या इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्ब फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सारे के सारे सेंट्रल फोर्स हैं। सेंट्रल फोर्स बोलेगा, सेंट्रल फोर्स किसको कहते हैं, है ना, सेंट्रल फोर्स किसको कहते हैं, ध्यान से सुनिए। सेंट्रल फोर्स का एक लाइन ऑफ डायरेक्शंस होता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए एक फोर्स, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है ना, और तो कहने का मतलब ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो कहने का मतलब ये दोनों में या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा। ठीक है, तो या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा। तो अट्रैक्शन होगा तो एक दूसरे के करीब आएंगे, तो इसका एक अपना लाइन है। ठीक है, और यदि रिपल्सन भी होगा तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, तो इसका भी एक अपना लाइन होगा। तो अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, सारे एक लीनियर्स होते हैं, एक लाइन में होते हैं। तो लाइन होता है तो ये एक इंडिकेट करता है किसी पॉइंट सेंटर ऑफ पार्ट को, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स। ठीक है, तो ये सेंट्रल फोर्स बन गया। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे इसका। ठीक है, तो इसके बाद जो बात आती है कि हाँ, इसी में पढ़ लीजिए एक पॉइंट और, कि ये जो होता है फोर्स कंजर्वेटिव होता है। कौन सा होता है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव किसको कहते हैं? संरक्षी, है ना, संरक्षी होता है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। हम लोग पढ़े हैं जो पाथ पे डिपेंड करता है और जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। वैसा बर्डन जो पाथ पे डिपेंड करता है और एक ऐसा बर्डन जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है ना। तो वो वर्क जो पाथ पे डिपेंड करके, वो वर्क जो पाथ पे डिपेंड करता है, तो उसको लिए जो फोर्स अप्लाई किया जाता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पाथ डिफाइंड है, ये किधर जाएगा। ठीक है, या तो दूर जाएगा या तो नज़दीक आएगा, ये पक्का है, इधर उधर नचने वाला नहीं है ना। तो इसका पाथ डिफाइंड है, इसलिए सो इट इज़ कॉल्ड कंजर्वेटिव। इसके कारण जो बर्डन होगा वो किसके कारण होगा, तो एक पाथ डिपेंडेंट फोर्स के कारण, तो ये आपका कहलाता है कंजर्वेटिव। ठीक है, आगे कूलम्स लॉ जो है ना, कूलम्स लॉ ओबे न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, थर्ड लॉ मतलब एक्शन रिएक्शन। ठीक है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, ये फोर्स ऑफ एक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिएक्शन, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है और इसी को ओबे करता है कौन सा, कूलम्स लॉ। ठीक है, तो कूलम्स लॉ जो है, यदि हम कूलम्स लॉ के बारे में और कुछ जानें तो कूलम्स लॉ का यदि हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पढ़ें, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, तब आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हम करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर का मतलब क्या होता है, इसमें आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में आप लोग को ज़्यादा डिस्कस करेंगे हम। तो वेक्टर का मीन्स होता है वैसा फिजिकल क्वांटिटी या वैसा हेल्पर जो फिजिक्स को एक्सप्लेन करने में हेल्प कर रहा है ना, जो डायरेक्शन पे डिपेंड करता हो, है ना, जो उसको डायरेक्शन से एक मतलब डेफिनेशन क्रिएट हो, जिसको डायरेक्शन चाहिए, तो उसको कहते हैं वेक्टर। तो जो कूलम्स लॉ जो डिफाइन कर रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स को, उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है,
कूलम्स लॉ जो इलेक्ट्रिक फोर्स को डिफाइन करता है, उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, मतलब वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग टू कैसे चलेगा। ठीक है, तो यदि हम मान लें कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, और इसको मान लें हम जेड एक्सिस से कंसीडर करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। ठीक है, ये सारे 90 डिग्री पर होंगे, 3 डायमेंशनल है। ठीक है, सारे के सारे म्यूचुअल 90 डिग्री होते हैं। 3D पिक है ये, 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ से एक जो है पॉइंट ये है जिसका रेफरेंस ओ ऑरिजिन, यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों जीरो है, यहाँ पे एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट यहाँ पर है जिसका नाम क्या है, बी। क्लियर है, एकदम ध्यान से देखिएगा। ए पर हमने Q1 चार्ज लिया, बी पर Q2 चार्ज लिया। ठीक है, और मैंने बोला कि ये आपका 1 है और ये आपका क्या है, 2। ए फॉर 1, मतलब ए जो फर्स्ट लेटर है तो 1 हो गया, बी फॉर सेकेंड लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट्स है ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसलिए 2 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ठीक है, जब दो चार्ज हैं दोनों का बीच का डिस्टेंस है ना, चाहे मान लो डिस्टेंस क्या है, r। ठीक है, तो डिस्टेंस r है, तो ये डिस्टेंस के कारण, डिस्टेंस है और दो चार्ज है, तो डिस्टेंस और चार्ज के कारण है ना, फोर्स जो लगता है वो क्या, k टाइम Q1 Q2 बाई r²। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू k टाइम Q1 Q2 बाई r²। ये जनरल फॉर्म है, वेक्टर्स अभी नहीं डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग ये लिख देते हैं, है ना, कब डिस्टेंस पता हो तब। लेकिन यदि हम बात करते हैं वेक्टर का, तो वेक्टर में डायरेक्शन चाहिए। वेक्टर में क्या चाहिए, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जो है इसके अनुसार चले तो फोर्स लग रहा है, तो डायरेक्शन में बात आती है किस पे फोर्स लग रहा है, किधर फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो मान लो कि फोर्स लग रहा है 1 पर। फोर्स कहाँ लग रहा है, 1 पर। किसके कारण लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो कोई तो लगा रहा हो, तो 1 पर लग रहा है, कौन लगा रहा है, 2, है ना। तो फोर्स अप्लाइड ऑन 1 किसके कारण, ड्यू टू 2। ठीक है, उसी प्रकार से कहोगे कि सर यदि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इन केस मान लो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों पॉजिटिव है तो ये भागेगा इधर, तो ये भी भागेगा, क्योंकि दोनों में क्या होगा, रिपल्सन। तो ये रिपल्सन होगा तो ये भागेगा इधर, तो इसका नाम क्या होगा। तो सोचो, यदि हम फोर्स इस पे निकाल रहे थे, ये इधर भाग रहा है, तो फोर्स 1 पे है, तो 1 पहले लिखे हैं। अब हम फोर्स किस पे निकाल रहे हैं, बी पर, तो बी का मान क्या है, 2, तो ये लिखाएगा F2। तो 2 पर फोर्स कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है, तो ये हो जाएगा F2 1। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स आ गया F12 और फोर्स F21। ठीक है, ये हो गया ऑन 1/2 और ये हो जाएगा k Q1 Q2 बाई r² ऑन 1/2। ठीक है, याद रखिएगा, ऑन 1/2। तो बात आती है 1 और 2 है, 1 पे फोर्स लग रहा है, किसके थ्रू, 2 के थ्रू। तो 1 और 2 का बीच का डिस्टेंस ये होता है, तो इसलिए इसको 1 2 पे जगह पे 1 2 लिख देंगे। क्लियर है ना, और इसके जगह पे 2 1 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 2 1। इसको थोड़ा सा देख लेना बढ़िया से, 2 1। ठीक है, क्यों, सॉरी ये 2 और 1, ये है 2 1 है, ऑन 2/1। जो पहले होगा ऑन और जो बाद में होगा बाई, है ना। तो ये आपका फोर्स निकल गया। तो इसमें वेक्टर कहाँ है,
ठीक है, डायरेक्शन दे दिए तो डायरेक्शन सिर्फ देने से तो नहीं ना होगा, इसके साथ डायरेक्शन दे दिए तो डायरेक्शन इसमें इससे पता चल रहा है 1 से 2 पे जा रहा है, फोर्स 1 पर है 2 पर है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन तो पता नहीं है। तो इसका डायरेक्शन पता नहीं है तो इसको हम यूनिट वेक्टर लिखते हैं। जिसका डायरेक्शन नहीं पता होता है उसमें डायरेक्शन फिक्स करने के लिए क्या लिखते हैं, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर डिस्टेंस का 1 2 और इसका हो जाएगा 2 1। ठीक है, मतलब यदि कोई कहे वेक्टर फॉर्म क्या है, वेक्टर फॉर्म क्या है, तो बोलना F12 इज इक्वल टू के टाइम Q1 Q2 बाई R12 और R12 का स्क्वायर और ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर हम लोग पढ़े हैं, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। तो बताओ ये फार्मूला डेफिनेशन होता है ना, ये इसका फार्मूला है, यूनिट वेक्टर जो होता है वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो सोचो यदि ये 1 2 हो, यदि 1 2 यूनिट वेक्टर हो तो क्या लिखाएगा, वेक्टर ऑफ 1 2 डिवाइडेड बाय, है ना क्या, 1 2 का मैग्नीट्यूड। क्लियर है, तो 1 2 का मैग्नीट्यूड, बस इसी चीज़ को लिख दो। तो जब वेक्टर में कन्वर्ट होगा, इसका डायरेक्शन मिल गया तो ये भी हो जाएगा एफ वेक्टर। एफ वेक्टर इज इक्वल टू के टाइम Q1 Q2 बाई, है ना, R12 का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर के जगह पे आप लिख सकते हो वेक्टर ऑफ 1 2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ 1 2। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 2, मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन नहीं है, इसका भी डायरेक्शन नहीं है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 2 इज इक्वल टू के टाइम Q1 Q2, है ना, और ये वेक्टर डिवाइडेड बाय 1 2, ये हो जाएगा R12 का होल क्यूब, क्योंकि स्क्वायर पहले से है फिर एक, तो ये होल क्यूब। ठीक है, उसी तरह से यदि पूछे 2 1 क्या होगा, तब पुट कर दो तो के Q1 Q2 बाई R21 का क्यूब इंटू R21 वेक्टर। लिख के आप लोग देखिएगा इसको, है ना। देखिए 1 2 पर कोई असर नहीं पड़ेगा, चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर होता है ना, याद रखना, चार्ज क्या होता है, स्केलर। ठीक है, और स्केलर को इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन किधर जा रहा है, स्केलर को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। क्लियर है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स में ही कूलम्ब्स लॉ को थोड़ा और एक्सपेंड करें तो कूलम्ब्स लॉ में इतना चीज़ जान गए, लिमिटेशंस हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ लिए थे, लिमिटेशंस पे प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोग देख लीजिएगा कूलम्ब्स लॉ क्या लिमिटेशन है, बोर्ड का एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर लिया जाए, है ना। एक क्वेश्चन है कि आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स आर separated by 1 Fermi, then calculate the force between electron। ठीक है, कहता है 2 इलेक्ट्रॉन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 3 फर्मी कर लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन है जो सेपरेट है, अलग है, बाय 3 फर्मी, है ना। 1 फर्मी इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो 3 फर्मी, देन कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन मान लो पॉइंट ए पर है और एक इलेक्ट्रॉन मान लो पॉइंट बी पर है।
तो ए पर बी पर है, तो बताओ यहाँ पे आपका ये दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है 3 फर्मी दिया है, 3 फर्मी, और दोनों पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो दोनों पे इलेक्ट्रॉन है, तो आप बात कर सकते हो कि ये दोनों पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये कौन सा पूछ रहा है, फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स पूछ रहा है, तो फोर्स दो तरह का होता है। ठीक है, एक ड्यू टू मास और एक ड्यू टू चार्ज, है ना। तो ड्यू टू मास, ठीक है, तो ड्यू टू मास होता है ग्रेविटेशनल लॉ। ड्यू टू मास कौन सा, ग्रेविटेशनल लॉ, गुरुत्वाकर्षण के नियम। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम होता है ग्रेविटेशनल लॉ, फोर्स g टाइम m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, डिस्टेंस किसका, दोनों इलेक्ट्रॉन का बीच का। तो ये हो जाएगा, ये g का वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल है, 6.67 इंटू 10 टू पावर -11। क्लियर है, -11 इंटू इलेक्ट्रॉन्स 9.1 इंटू 10 टू पावर -31, और कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, मास कितना है, 2, तो इसको हम डायरेक्ट क्या कर दिए, स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 फर्मी। फर्मी का वैल्यू दिया है, फर्मी का वैल्यू कितना है, 10 टू पावर -15 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लोगे, जो आएगा आंसर आ जाएगा। ड्यू टू मास। एक होता है जो हम लोग का अभी सिलेबस है, ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू चार्ज। तो इसके लिए हम लोग को लगता है कौन सा, कूलम्ब्स लॉ, है ना। तो कूलम्ब्स लॉ लगता है, तो कूलम्ब्स लॉ के लिए हो जाएगा F/Q, चार्ज के कारण। ठीक है, तो ये चार्ज के कारण होता है, तो K टाइम Q1 Q2 बाई क्या, आर स्क्वायर। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो K का मान 9 इंटू 10 टू पावर 9 फिक्स वैल्यू है, जैसे G का मान ग्रेविटेशन में फिक्स होता है, उसे K का मान इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इसमें फिक्स है। Q1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। फिर से इलेक्ट्रॉन, दो चार्ज है, दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन है गुना, तो इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर। सेम चीज़ को स्क्वायर करो, सॉरी सेम चीज़ को मल्टीप्लाई करो या उसी को स्क्वायर करिए, दोनों पे कोई असर नहीं पड़ता है। आर का वैल्यू फिर से 3 फर्मी, तो 3 फर्मी, 3 तो मैंने लिख दिया, है ना, और फर्मी का मतलब 10 टू पावर -15 का होल स्क्वायर, क्योंकि आर का क्या होता है, स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 1.6 का स्क्वायर, 2.56, है ना, 2.56। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, और इंटू 10 टू पावर -38, है ना, 19 दूना 38, इंटू सॉरी डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू पावर -30, 15 का स्क्वायर। देखिए याद रखिएगा, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, पावर का पावर क्या होगा बाबू, मल्टीप्लाई। तो ये 9 से 9 कैंसिल, -30 जाएगा ऊपर, -30 ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, F/Q इज इक्वल टू 2.56 इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये जाएगा 30 ऊपर, तो -8 बचेगा, हाँ, -8 बचेगा, है ना, -30 जाएगा ऊपर, तो +30, -38 + 30 इज इक्वल टू -8, -8 + 9 इज इक्वल टू 1, तो डैट इज द 25.6 न्यूटन। किसके कारण, चार्ज के कारण। क्लियर है, इस तरह का है। ठीक है, तो थोड़ा सा फिर लौटते हैं हम। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम इस पॉइंट को लिखेंगे, F12 इज इक्वल टू K टाइम Q1 Q2, समझिएगा थोड़ा सा, R12 का होल क्यूब और ये R12 का, ठीक है। उसी तरह से
R21 K टाइम Q1 Q2 बाई R21 का होल क्यूब R12 का R21 का वेक्टर। ये दोनों को जरा गौर करिए थोड़ा इस फिगर में, है ना। इस फिगर की बात हम लोग कर रहे हैं, देखिए थोड़ा सा। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है फोर्स एक्शन इज इक्वल टू फोर्स रिएक्शन, माने एक्शन का जो फोर्स होता है वो रिएक्शन के फोर्स का क्या होता है, इक्वल। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, ये एक अट्रैक्शन है ना, तो इसके लिए सॉरी ये रिपल्सन, एक F12 है तो दूसरा क्या है F21, एक एक्शन है तो दूसरा क्या है रिएक्शन। तो ये दोनों का वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ से आप लोग दिखा सकते हो। तो K1 Q2 सॉरी ये आपका Q1 Q2 K दोनों वैल्यू बराबर है ऊपर का, है ना। वेक्टर यूनिट होता है, मतलब इसका वैल्यू 1 होता है, इसका कोई थी नहीं है, ठीक है। अब जो बात करते हैं R का डिस्टेंस, R का जो डिस्टेंस है वो 1 से 2 तक, देखिए 1 यहाँ है बाबू और 2 यहाँ है, मतलब A पॉइंट यहाँ है, B यहाँ है। तो दोनों का बीच का डिस्टेंस मान लो कि x है। 1 से कहाँ तक जाने में 2 तक, x 1 से 2 तक जाने में डिस्टेंस कितना है x। तो अब बताओ 2 से 1 आ रहे हैं, 2 से 1 तो डिस्टेंस 2 1, तो 2 से 1 आ रहे हैं, तो 1 से जितना 2 पर जाने में डिस्टेंस लगेगा वही तो 2 से 1 पर लाने में लगेगा, है ना। जैसे नहीं समझे, हम यदि ये अपने घर से स्कूल जाते हैं सीधा और स्कूल से सीधा अपने घर आते हैं, तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा, जितना जाना होगा उतना ही क्या होगा आना होगा, तो बोथ इक्वल होगा। तो चाहे डिस्टेंस R12 बोलें या डिस्टेंस R21 बोलें, R12 बोलिए या R21 बोलिए, दोनों क्या होगा डिस्टेंस बराबर। तो बराबर डिस्टेंस का क्यू करेंगे तो उसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा बराबर। इसलिए हम लोग कहते हैं वेक्टर ऑफ 1 2 इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ 2 1, ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो ये कूलम्ब्स लॉ का कंप्लीट बात हो गई, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे बहुत जल्द, लेकिन न्यूमेरिकल बनाने के पहले एक टॉपिक है जिसको कहते हैं सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या फोर्स भी बोल देता है इसको, ठीक है। क्योंकि ये चार्ज है तो चार्ज का जो इन्फ्लुएंस है वो अट्रैक्शन और रिपल्सन ये फोर्स ही होता है, इसलिए ये। तो सुपरपोजिशन थ्योरम या सुपरपोजिशन थ्योरी जो है वो क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, जरा इसको डिस्कस करेंगे, है ना। एक मिनट। तो सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ये गौर करते हैं, ठीक है। तो इसमें कहता है कि जब, समझिए बात को, जब आपको एक सिंगल चार्ज बोलेगा, है ना, जब आपको क्या कहेगा एक सिंगल चार्ज है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो सिंगल चार्ज का इफेक्ट सिर्फ उसके अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, जो आगे हम बताएंगे, ठीक है। वो फील्ड कितना डिस्टेंस तक है, वो फील्ड का इफेक्ट कितना है, उसके लिए भी हमको एक अलग चार्ज की ज़रूरत पड़ती है, जो ये बताएगा कि अट्रैक्शन है, रिपल्सन है, हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना उसका कितना तेज़ी से अट्रैक्ट हो रहा है, कितना तेज़ी से रिपेल हो रहा है, ठीक है। तो खैर सिंगल चार्ज की बात करेंगे तो इसमें लिखेंगे नो फोर्स, एक अकेला चार्ज कभी फोर्स नहीं होता है उस पर, क्योंकि जब फोर्स जो बात आती है वो फोर्स जो है एक फोर्स जिस पे लगता है और एक जो फोर्स लगाता है। जैसे हमने बोला कि उसको धक्का दिया, तो कौन दिया, किसको दिया, उसको धक्का दिया, तो धक्का देना दी द फोर्स, पुश करना फोर्स है, किसको धक्का दिया उसको, तो दिया कौन,
है ना। तो कौन दिया, सेकंड पर्सन, किसको दिया, फर्स्ट पर्सन। तो जब भी फोर्स की बात आती है वो इंट्रैक्शन होता है, इंट्रैक्शन हमेशा दो लोगों के बीच होती है, दो बॉडी के बीच होती है, इसलिए सिंगल चार्ज पे फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन यदि हम बोलेंगे डबल चार्ज, डबल चार्ज मतलब टू चार्ज है, तो बोलेंगे अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, जिसको हम लोग कैसे निकालते हैं, कूलम्ब्स लॉ से। कैसे निकालेंगे, कूलम्ब्स लॉ। तो बोलोगे वो लॉ क्या है, तो K टाइम Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और K का मान सबको पता है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। आइए, तो अब बात आती है कि सिंगल हो गया, डबल हो गया। तो ये सिंगल पे कोई फोर्स नहीं, डबल रहेगा, हमेशा याद रखना। जब दो ही फोर्स की बात करेगा तो सिर्फ कौन सा होगा, कूलम्ब्स लॉ। लेकिन यदि 2 से 3 चार्ज कर दे, 4 चार्ज कर दे, 5 चार्ज कर दे, मोर देन 2, डबल का मतलब क्या होता है, 2, है ना। मोर देन 2, जब 2 से ज़्यादा चार्ज होता है तब वहाँ पे भी अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है। लेकिन वहाँ पर जो प्रिंसिपल लगता है उसको कहते हैं सुपरपोजिशन थ्योरी आ जाता है, सुपरपोजिशन थ्योरी। ये सुपरपोजिशन थ्योरी क्या होता है, जरा समझिएगा गौर से। बोला जाता है सुपरपोजिशन थ्योरी जो है वो वेक्टर से रिलेशन रखता है, इसलिए हम लोग पहले वेक्टर फॉर्म पढ़े, ठीक है। तो सुपरपोजिशन थ्योरी क्या है, जरा इसको समझिए। बोला जाता है कि जब आप, है ना, जब आप बात करते हैं कि किसी भी 2 से ज़्यादा चार्ज के लिए, ठीक है, तो 2 से ज़्यादा चार्ज के लिए बात करते हैं, 2 से ज़्यादा चार्ज, जैसे मान लिया जाए हम यहाँ पे एक सिस्टम लेते हैं, यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ पर एक चार्ज है Q2, यहाँ पर एक चार्ज है Q3 और यहाँ पर एक चार्ज है Q4, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यदि कोई पूछे तो इसको बोल सकते हो 1 2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछे तो इसको बोल सकते हो 1 3, 1 से लेके कहाँ तक, 3 तक। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कोई पूछे तो आप बोल सकते हो 1 4, क्योंकि ये 4 है, सबका डिस्टेंस कहाँ से जा रहा है, 1 से, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन में यदि आपको कहें फोर्स ऑन 1 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, तो फोर्स ऑन 1 इज इक्वल टू व्हाट, तो 1 से सारा का डिस्टेंस देखेंगे। यदि 2 बोलता है तो 2 से हम सबका डिस्टेंस देखते हैं। यदि आपका 2 कहता तो 2 से डिस्टेंस देखते हैं, ये 2 से डिस्टेंस R23 है ना, ये आपका डिस्टेंस R21 है ना, ये आपका डिस्टेंस R23 हो गया, ये आपका यहाँ से सीधा डिस्टेंस R24, ठीक है। तो जैसे कहने का मतलब ब्लू वाला पार्ट जो है वो निकालेगा फोर्स 2 इज इक्वल टू व्हाट, जिसका बोलेगा उससे हम लोग डिस्टेंस देखेंगे हर एक का। 1 से बोला तो 1 से 2 का, 1 से 3 का, 1 से 4 का, सबका डिस्टेंस देखें। यदि 2 से बोलेगा तो 2 से 1 का, 2 से 3 का, 2 से 4 का। यदि 3 से बोलता है तो 3 से 1 का, 3 से 2 का, 3 से 4 का, ठीक है। तो बहुत आसान है, जिसका भी फोर्स पूछेगा उसका लिखेंगे वेक्टर ऑफ F1, 1 का पूछा तो वेक्टर ऑफ F1 इज इक्वल टू, ठीक है। तो 1 के साथ कौन कौन है, 1 के साथ 2 है तो लिखेंगे 1 2 वेक्टर। आगे बढ़ेंगे प्लस 1 से क्या 3, 1 से 3 प्लस आगे कौन है 1 से 4, 1 से 4, दिस इज योर सुपरपोजिशन। एकदम सिंपल है ना। फिर से जिस पे पूछेगा उसको पहले लिख के इक्वल टू, उसके साथ कौन कौन रहेगा नहीं, हर एक को लिखना है, ठीक है। जैसे हम 2 की बात करते हैं तो क्या लिखोगे, F2 इज इक्वल टू वेक्टर, है ना, F2 इज इक्वल टू वेक्टर में क्या 2 के साथ कौन कौन रहेगा 1 3 4, मैंने हर एक को लिखना है। तो F21 वेक्टर प्लस F23 वेक्टर
F2 4 फैक्टर। क्लियर है? तो इस तरह का क्वेश्चन देगा। और इस तरह का क्वेश्चन मोर देन 2 टाइप का क्वेश्चन, मोर देन 2 जैसे 3 पेंटागन, रेक्टेंगल, हेक्सागन, ट्रायंगल, कोलिनियर्स, इस टाइप का क्वेश्चंस में देता है ना। सब काम क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो हर एक का क्वेश्चन करेंगे, तो उस क्वेश्चन में हम ज़्यादा इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इस बात को याद रखना, जो भी क्वेश्चन पूछेगा हर एक क्वेश्चन में ये बोलेगा कि फोर्स कहाँ निकालना है। तो फोर्स 1 पे निकालना है, 2 पे निकालना है, 3 पे निकालना है, 1 वर्टिसेस पे निकालना है, 3rd वर्टिसेस पे निकालना है, रिमेनिंग अदर, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, सारा क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें जो है इसका सॉल्यूशन के लिए हम लोग थोड़ा सा वेक्टर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर। ये वेक्टर क्या है, वेक्टर का सॉल्यूशन कैसे होता है, ठीक है, ये थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बस एक बात को याद रख लेते हैं, वेक्टर जो होता है वो डायरेक्शन से रिलेशन रखता है। और डायरेक्शन यदि सबका सेम होता है ना, मान लो 2 है, ए और बी दोनों का वेक्टर सेम है, तो इसको लिखते हैं ए प्लस बी, ठीक है। और यदि 2 वेक्टर है एक दूसरे से अपोजिट है, ए और बी, तो इसको लिखते हैं ए माइनस बी, ठीक है। और यदि डायरेक्शन यदि आपका दोनों का माने जो है थीटा एंगल पर हो, ए और क्या बी, है ना, तो इसको लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, अंडर रूट। क्लियर है? तो ये आपका था आज का लेक्चर, मोर अबाउट कूलम्ब्स लॉ। और ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स का कंप्लीट चैप्टर क्लोज हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का कंप्लीट चैप्टर क्लोज हो गया। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ये आप लोग के पास किताब होगा, ठीक है। तो फिजिक्स बोले तो प्रेम सर का, इसमें आपका सेक्शन बी, है ना, आपके पास हो, मतलब हो बुक, तो सेक्शन बी को थोड़ा याद कर लीजिएगा। इसमें साफ तौर पर देख रहे होंगे, मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ इसको कि भाई आप लोग ज़्यादा बढ़िया से देखें, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स बिटवीन चार्जेस, अट्रैक्शन और रिपल्सन, विद्युत बल, आवेशों के बीच बल, आकर्षण या विकर्षण, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज यदि रहेगा तो रिपल्सन, पॉजिटिव निगेटिव रहेगा तो अट्रैक्शन। कूलम्ब्स लॉ लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ना। पीछे पलटोगे तो इसके बारे में और सब चीज़ मिलेंगे आपको, है ना, सब यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे 9 × 10⁻⁹ से लिखा गया है, और Q1 Q2 सारा चीज़ है। कूलम्ब बल, केंद्रन तथा विद्युत बल दोनों होते हैं, है ना। कूलम्ब बल, विद्युत और केंद्रन बल दोनों होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों हैं, इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे। यहाँ पे अभी सुपरपोजिशन, है ना, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसा मैंने लिखाया बताया अभी, उसको थोड़ा डिस्कस करिएगा, है ना। और वीडियो को रिपीट करके जरूर देखेंगे। आवेश का अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ लीजिएगा इसको बढ़िया से, ठीक है। तो ये सब पढ़िएगा, आपको लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। और वेक्टर सम क्या होता है ना। और इसके साथ ही आप लोग जो है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इसके आगे तो खैर सेक्शन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो आज से 3-4 लेक्चर सिर्फ न्यूमेरिकल्स रहेंगे, ठीक है। तो आप घर पे प्रैक्टिस करिए, और बाकी वीडियो को ज़्यादा बढ़िया से समझने के लिए यदि दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और कमेंट ज़रूर करें, शेयर करिए इस वीडियो को। बहुत सारे आपके फ्रेंड सर्कल्स इसको व्यू नहीं कर पा रहे हैं, शायद उनको नहीं पता होगा, तो आप लोग इसको मेंस डिस्कस करिए अपने फ्रेंड के साथ मेरा यूट्यूब चैनल को, और उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। आप भी कर दिए, यदि कर दिए तो ठीक, नहीं तो आप भी करिए सब्सक्राइब। और विशेष यदि दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आएँ, और साथ ही साथ वीडियो को रिपीट करके देखिए, है ना। वीडियो को रिपीट करिए, बहुत ही स्ट्रेंथ का चीज़ है ये, आप लोग उसको थोड़ा बढ़िया से समझिए। थैंक यू।